वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दफ़े फिर जिक्र करेंगे जो कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर साहब की गिरफ्तारी के बाद से सूरत हाल पैदा हुई है। हम कह सकते हैं कि ये एक सियासी और किसी हद तक एक इंतज़ामी भूंचाल ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अगर हम उनकी तरफ से जो रिएक्शन सामने आया वो देखें तो ऐसा लग रहा है कि पहले तो उन्होंने लाताल्लुकी का इजहार किया जो कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर साहब को कराची में एक होटल के कमरे से गिरफ़्तार किया गया, मगर आज बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई और लग रहा है कि ये एक छोटा वाक़या नहीं है, काफ़ी बड़ा इंतज़ामी और सियासी क्राइसिस जो है वो बन चुका है। सबसे पहले आज चीफ मिनिस्टर सिंध की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी सारे मामले के ऊपर रोशनी डाली, मगर उनकी जो ज़्यादातर तवज्जो थी वो रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और किस तरह FIR रजिस्टर करवाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार था। उन्होंने बिल्कुल ज़िक्र नहीं किया पुलिस के ऊपर जो दबाव था या इस हवाले से जो गुफ्तगू हो रही थी गुज़िश्ता रोज़। और एक ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सीनियर मेंबर हैं उनकी भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सामने आई। चीफ मिनिस्टर सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अरसे के बाद चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने इन बातों की और इन इतलात की तस्दीक की कि कैप्टन सफ्दर के ऊपर जो मुकदमा बना और जिस तरह उनकी गिरफ्तारी हुई उसके लिए पुलिस हुक्काम के ऊपर दबाव डाला गया। और साथ ही साथ में ये ख़बर भी आई कि जो IG सिंध हैं और उनके साथ दीगर आला अफसरान हैं उन्होंने छुट्टी पर जाने की भी दरख्वास्त दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने साफ अल्फाज में कहा कि कैप्टन सफ्दर के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई और उनकी गिरफ्तारी हुई उस हवाले से पुलिस अफसरान जो हैं उनको बेइज्जत किया गया, उनको बहुत पुलिस ऑफिसर्स को धचका लगा और इस दबाव के माहौल के अंदर उनके लिए काम करना फ़िलहाल मुश्किल है, जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी अपील की कि उस मामले की तहकीकात करें और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के कुछ मिनटों के बाद ये ख़बर भी सामने आई है कि आर्मी चीफ ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद जाहिद बरेलवी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत वसी तजुर्बा रखते हैं। वेलकम टू द शो सर। जी बरेलवी साहब, कैसे देख रहे हैं सर आप जो ये सारा वाक़या रूनमा हुआ कल से और ख़ास तौर पे जो आज वक्फा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चीफ मिनिस्टर सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिस तरह दोनों ने या जो बातें की अपनी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, जो फोकस रहा चीफ मिनिस्टर साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या गुफ्तगू की? हेलो जी, मुझसे सवाल किया आपने? जी सर, आपसे सवाल किया। देखिए आरफा, बड़ी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है और अभी तो आप वेल में के जो इतवार का जलसा था वो यकीन गुजरावाला के बाद लोग मुंतजिर थे, वो बड़ा जलसा होनी था। एक तो ये कि यहाँ सिंध हुकूमत है और सिंध से रवायती तौर पर लोग आते हैं, फिर JUI के भी काफी जो है फॉलोअर्स बड़ी तादाद में आए और मरियम नवाज क्योंकि कराची पहली बार आई थी, यानी सियासी तौर पर मैं कह रहा हूँ किसी जलसे में शिरकत करने के लिए, तो वो भी एक बड़े इस्तकबालिया जुलूस के साथ आई और यकीनन ये बहुत बड़ा जलसा जो 5 से 6 घंटे चलता रहा और उसकी गूंज सुनाई हमारा ख्याल था कि अगले दिन सुनाई देगी। लेकिन फिर इस दौरान कैप्टन सफदर जो है वो मज़ार कायद के अंदर गए और फिर उन्होंने वहाँ आपने देखा भी होगा वोट को इज्जत दो के नारे लगाए और फिर उनकी गिरफ्तारी जिस तरह अमर में आई वो सब चीजें आ चुकी हैं। अब ये है कि ये शुरू में पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने ये मौके इख्तियार किया था कि कैप्टन सफदर का रवैया मुनासिब नहीं था, क्योंकि वैसे तो आपको इल्म है इमरान खान भी यहाँ जलसे करते रहे हैं, उन्होंने भी, लेकिन उस मज़ार कायद के अंदर और जो मज़ार नजर भी आ रहा था माज़र मिल्लत का, वहाँ जो नारेबाजी हुई तो उन पर नामुनासिब भी समझा गया। लेकिन वो ये कि जो उन पर केस दायर किया गया उसने जो है इसको सूरत हाल को तब्दील कर दिया और इस केस के सिलसिले में भी कुछ अफवाहें हैं और कुछ खबरें हैं और जरा मैं गार्डेड लफ्ज इस्तेमाल करूंगा
कहा यही जाता है कि आईजी के कहा गया कि वो ये केस जो है वो दर्ज करें इस थाने में, उन्होंने इनकार किया। फिर बहरहाल वो केस दर्ज हुआ। कोई नामालूम फर्द है, कोई वक़ार जो मशकूक पस मंजर रखता है, बल्कि वो उसका ताल्लुक पीटीआई से बताया जाता है, उनके एमपीए से। तो ये सारा पस मंजर को रखते हुए गालिबन जब ये मशकूक आदमी ने केस दर्ज कराया और एकदम वो जो जलसा पस मंजर में चला गया और एक उसने हाइप क्रिएट कर दी। इस दौरान जिस निजी होटल से पकड़े गए थे वहां खुद भी मैं मौजूद था, मरियम बीवी मौजूद थी, और फिर 4 बजे तक उन्हें रिहा करना पड़ा। तो इससे ऐसा लगा कि खुद पीटीआई की हुकूमत को ये एहसास हुआ, फिर गालिबन जो हमारी अस्करी क़यादत को भी एहसास हुआ कि जिस तरीके से उनके खिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया गया, खासतौर पर सिंध में किया गया। अगर ये शायद पंजाब में कर देते, पंजाब के किसी निजी होटल में, तो यह सूरत नहीं आती। और फिर आपने देखा कि आज वज़ीर आला सिंध को इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और ये बात मैं जरूर कहूंगा कि हमारे वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने पहले इब्तिदा इस बात की कि मैं ये समझता हूँ कि कैप्टन सफदर का जो रवैया था वो मुनासिब नहीं था, लेकिन उसका तरीक़ाकार ये नहीं था जो कुछ किया गया। फिर बिलावल भुट्टो साहब को आना पड़ा। उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि फिर ये खबर आई कि हमारे जो है एडिशनल आईजी साहब हैं वो छुट्टियों पे चले गए। आईजी साहब के रोल पर भी बात आई, और अब तो खैर आर्मी चीफ की बात आ रही है कि उन्होंने वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो का जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखते हुए इंक्वायरी को भी दिया। तो वो जो मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरह जब आपको याद होगा कि ऑल पार्टीज हुई थी और उसके बाद जो पीडीएम बनी थी, वो तो पस मंजर में चली गई। नवाज शरीफ का ये बयान कि इमरान खान के पीछे कौन है, हमारा मुकाबला उससे है, इसी तरह ये जलसा तो पस मंजर में चला गया। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी ने एक भौचाल खड़ा कर दिया आसपास। सर बताएं कि ये जो कुछ जब से ये आज की जो डेवलपमेंट्स हैं ये सामने आई हैं, और उसके बाद कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, मगर वो इस दफ़े दबाव बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो रिएक्शन दिखा रहे हैं, वो साफ जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह की ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कयास राई बहुत है, खबर कम है, मगर कल से बात चल रही है कि पुलिस के साथ किस तरह का रवैया इख्तियार किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी उसका जिक्र किया है। तो आपके ख्याल में ये भी पुलिस की तरफ से एक किस्म की वार्निंग शॉट है कि इस तरह का रवैया हमारे साथ रखा गया तो हम भी अब बर्दाश्त नहीं करेंगे? देखिए, आपको एक और भी जो टेक्निकल बात भी ये है, और ये वैसे तो तफसील मौजू है, और मैं हमेशा रजा रब्बानी साहब से ये मालूम करता हूँ कि आप 18वीं तरमीम के जरिए कहते हैं कि हमने सूबों को खुद मुख्तार बना दिया, आज़ाद कर दिया, और वो आज़ादियाँ दे दी कि जो आज तक उन्हें नहीं मिली थी। लेकिन ये अजीब बात नहीं कि सूबे का जो आईजी है और सूबे का जो चीफ सेक्रेटरी है वो इस्लामाबाद के हुक्म के ताबे है, सिक्योरिटी कॉल करता है। और ये जो सिंध हुकूमत का, यानी उनका ख्याल था कि अगर इस्लामाबाद में और अगर कराची में या इस्लामाबाद में, पेशावर, लाहौर में अगर एक ही हुकूमत हो तो फिर ये कन्फ्रंटेशन नहीं होता। लेकिन ऐसी सूरत हाल में जब इस्लामाबाद में हुकूमत किसी और की हो और सिंध में किसी और की हो, जैसे कि इस वक्त है, तो आपने देखा होगा कि एडी ख्वाजा साहब थे, उससे पहले भी जो आईजी थे उनके साथ कन्फ्रंटेशन रहा। अब आईजी की ये मुश्किल है कि वो यानी वफाक का कहना माने, क्योंकि 12 नुमाइंदा उसके ही समझा जाता है, गो के सिंध हुकूमत की मर्जी भी शामिल होती है उसके रखने में। तो अब ये जो अगर ये मसला मेरा ख्याल है कि अभी एक तरमीम लानी पड़ेगी कि चीफ सेक्रेटरी, अगर सूबे के वज़ीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव के पास या उस पार्टी के पास इस बात का इख्तियार नहीं कि आईजी उनका कहना माने, उनके हुक्म की पासदारी करे, तो फिर वो तो अपने को बेबस समझते हैं। क्योंकि आपको इल्म है कि पाकिस्तान में और हमारे सिंध में तो सियासत बड़ी अहम होती है ना। हर एसएचओ चाहता है, हर एमएनए चाहता है एमपीए के एसएचओ उसका लगे, एसपी लगे, ट्रांसफर पोस्टिंग हो, अगर वो तो अपने को बेख्तियार समझता है। तो ये बहुत पुराना हमारे यहाँ कदिया चल रहा है। लेकिन कैप्टन सफदर के इस मामले ने इसको पीक पर पहुंचा दिया, और ये सवाल उठ रहा है कि आईजी जो है वो किसका कहना माने। और इसीलिए आज आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि अब वो लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, कहते हैं हमसे मजीद प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता। आईजी के हवाले से भी कुछ अफवाहें उड़ रही हैं, मुस्तनद तो नहीं है, लेकिन कहा गया कि उन पर दबाव डाला गया, उन्हें दिलाया गया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मुस्तनद कोई की बातें नहीं मैं समझता, तो मैं इससे गुरेज करूंगा। आरिफा बिल्कुल सही है सर, हम भी सर चले इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, इसके सियासी असरात क्या होंगे, क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि असल में तो कहानी जो थी या होनी चाहिए थी वो पीडीएम का जलसा था।
पीडीएम के जलसे की अगर बात करें तो बहुत कयास आई थी कि कितना जो एक डिस्ट्रस्ट है या हो सकता है इन जमातों के दरमियान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत जिक्र किया जाता था कि क्योंकि बाकी जमातों से अलग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक सूबाई हुकूमत है, तो ऑब्वियसली उनके सिस्टम के अंदर स्टेक्स बहुत हैं, सवाल उठाए जाते थे। बट क्या हम कह सकते हैं कि आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद किसी को कोई शक नहीं रह जाना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बहुत सिंसियर है और वो पीडीएम का ही हिस्सा रहेंगे? आरफा, जितना मैं बात आपकी समझ सका हूँ, देखिए ये जो गुजरावाला का जलसा कराची आया, अब ये जलसा कोयटा जा रहा है, जो एक आपने देखा होगा कि आज आपके इस्लामाबाद में कुछ सेनेटर्स ने खिताब भी किया उस सिलसिले में। तो मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पर कैप्टन सफदर का जो वाकया हुआ है और उन्होंने जो नारे लगाए हैं और जो गालिबन हमारी जो खासतौर पर पीटीआई की हुकूमत, और अगर इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान को के लिए सॉफ्ट है तो वो ये नहीं चाहेगी कि इनके जलसे इस तरह जारी रहें कि ये कोयटा जाएं और फिर पिशावर जाएं और फिर लाड़काना आए। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है, ऐसी सूरत हाल कोई मोड़ इख्तियार कर रही है जिससे कहीं ऐसा ना हो कि इन जलसों को के इनकाद से रोका जाए। तो मैं जरा ये लाउड बात कह रहा हूँ, लेकिन पिछले एक हफ्ते में जो डेवलपमेंट गुजरावाला से लेकर अब तक हुए हैं, इन्होंने बहुत तेजी से सियासी सूरत हाल को बहुत एक महाजराई की तरफ ले गई है। और ये भी एक बात है कि बहरहाल बिलावल और मरियम दोनों एक यंग डायनेमिक लीडर की ऐसे थे जिस तरह सामने आए हैं एग्रेसिव होकर जरदारी साहब और अपनी पुरानी नून लीग की क़यादत के मुकाबले में, वो हुकूमत के लिए बहरहाल बहुत बड़ा खतरा है। और अब मैं एक अरसे बाद एक पॉपुलर स्ट्रीट पर लोगों को देख रहा हूँ, और उसके असबाब अपने भी हैं कि जो महंगाई है, अब बिजली नहीं है, ये सब कुछ है। तो ये जो जलसे हैं इनको सॉरी टू से, यानी मैं कोई पेशिंगोई नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत के लिए अब ये शायद बर्दाश्त से बाहर होते जा रहे हैं और शायद इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक को, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो जबरी कन्वर्जन्स होती हैं हिंदू ख़वातीन की इंटीरियर सिंध में, जिनके हवाले से बहुत स्टोरीज़ आती हैं, और इन्हीं के ऊपर गुज़िश्ता रोज़ जो एक सेनेट की कमेटी की तरफ से रिमार्क सामने आए। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे कम उम्र हिंदू लड़कियों की जो जबरी ना सिर्फ मज़हब की तब्दीली उनकी की जाती है और उसके बाद फिर ज़बरदस्ती शादी का जो मसला है। बिलखसूस अंदरूनी सिंध के अंदर कई सालों से इस तरह की इतलात, शिकायत और ख़बरें जो आप कहना चाहें वो आ रही हैं कि हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती दायरा इस्लाम में लाया जाता है, उनकी जो शादी है मुसलमान लड़कों से की जाती है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जबर का एलिमेंट इन्वॉल्व है। इसी मसले की वजूहात जानने के लिए एक जबरी मज़हब तब्दीली के हवाले से कायम की गई जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उसने हालिया दिनों के अंदर अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला का दौरा किया। खोट की, मीरपुर, सखर, इन सब जगहों पे ये कमेटी गई। पार्लियामेंट्री कमेटी के जो अरकान थे उन्होंने इन अजला के अंदर अवामी मीटिंग्स की, वहाँ की हिंदू कम्यूनिटी के साथ भी बातचीत की। वापसी पर इस्लामाबाद आके कमेटी का जो मौक़िफ़ सामने आया है वो ये है कि सिंध के अंदर जो हिंदू लड़कियां हैं उनकी मज़हब का जो तब्दीली का इशू है वो खालिसतन जबरी नहीं है। उनका कहना ये है कि ना सिर्फ ऐसे केसेस भी होते हैं जिनके अंदर लड़कियों की मर्ज़ी शामिल होती है। कमेटी की जो सिफारिशात और मुशाहिदे हैं उनके मुताबिक ऐसा जो ये रुझान है जिसके ऊपर बहुत हाईलाइट भी होता रहता है वक्तन फ़वक्तन, इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो ये है कि हिंदू लड़कियों का मुआशी तौर पे कमज़ोर घरानों से ताल्लुक़ होता है और एक बेहतर मयार ज़िंदगी के लिए
وہ غالباً یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ مذہب تبدیل کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے کمیٹی نے کہا کہ یہ اس کو جبری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پارلیمنٹری کمیٹی کے مطابق زیادہ تر کیسز جو ہیں ان کے اندر ہندو لڑکیوں کی شادی یا مذہب کی تبدیلی سے قبل اغوا کے بھی کوئی خاص ٹھوس شواہد جو ہے وہ نہیں ملے۔ تاہم جبری تبدیلی کے حوالے سے ریاست کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور مذہبی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے، اور ریاست اس کے اندر ناکام رہی ہے۔ اس اہم ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب، یہ چیئرمین پارلیمنٹری کمیٹی برائے جبری مذہبی تبدیلی ہیں۔ یہ اس دورے انہوں نے بھی دورہ کیا سندھ کا، جس کے یہ سفارشات سامنے آئی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امرناتھ موٹومل صاحب، یہ ایک ایکٹیوسٹ اور ماہر قانون ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمین۔ سینیٹر صاحب آپ سے شروع کریں گے۔ سر، کچھ کہا جا سکتا ہے کہ کنٹروورسی سی بن گئی ہے آپ کے ریمارکس کہ آپ نے یہ کہا کہ اتنا جبر شاید انوالو نہیں ہے، تو سر ذرا ہمیں سمجھائیں کہ آپ کو کیوں لگا کہ آپ نے کہا کہ اس کے اندر ہمیشہ جبر کا اتنا ذکر نہیں کرنا چاہیے، آپ کو اتنا ثبوت نہیں ملا جتنا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہم جب وی لینڈڈ ایٹ سکھر، ہم سب سے پہلے سکھر پہنچے تو وہاں پر جو لوکل ایڈمنسٹریشن نے ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کیا، جو بریفنگز ہمیں دی، سب سے پہلے تو ہم اس میں انٹرسٹڈ تھے کہ جو بچیاں اپنی مرضی سے اپنی انڈیویجول ول کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ میرج کے کانٹریکٹ میں داخل ہوتی ہیں، شادی کرتی ہیں، لیکن اس میں ان کی خاندان کی مرضی شامل نہیں ہوتی ہے، وہ کیا تعداد ہے، اور پھر اس میں جو مائنورٹی ریلیجن سے تعلق والی بچیاں ہیں ان کی تعداد کیا ہے، تو پتہ لگا کہ 280 پلس میجورٹی فیتھ کی مسلمان لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کے، یا گھر والوں کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، انہوں نے شادیاں کی ہیں، اور جو ہندو کمیونٹی سے پچھلے 2 سال کا ڈیٹا ہمیں ملا وہ 81 بچیاں تھیں۔ صحیح۔ اچھا، اب یہاں پہ فردر فائنڈنگز جب ہم نے پروب کیا، ہم میرپور ماتلوں میں 400-500 جو مکھیا تھے، دوسرے ان کے ریپرزنٹیٹیو تھے، ان کی پوری بات ہم نے سنی، پبلک ہیئرنگ اگلے دن ہم نے سکھر میں رکھی، جتنی بھی گفتگو آ رہی تھی اس میں جو ہماری فائنڈنگز تھی وہ یہ تھی کہ پیرنٹس جن کی بچیاں چلی جاتی ہیں، ظاہر ہے وہ ایک ٹراما سے گزرتے ہیں، ایک پین سے گزرتے ہیں، آل آف اے سڈن 18-20 سال آپ نے بچی کو پالا ہوا ہوتا ہے، اور ایک ون فائن مارننگ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو جو پیرنٹس کا درد ہے وہ اپنی جگہ پہ نیچرل ہے، چاہے وہ ہندو کمیونٹی سے ہوں یا مسلم کمیونٹی سے ہوں، جو اس طرح کی سچویشن وہ ان کے لیے بہت زیادہ سٹگما کا ایسوسیٹ ہے، اس کے ساتھ پین ہے اور ایک چیلنجنگ ایموشنل سچویشن ہے۔ اب وہ اس صورتحال میں قانون کے ٹولز ان کے پاس کیا، وہ اس کو ایف آئی آر درج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب ہمارے بچی کو کڈنیپ کیا گیا ہے، دوسرا وہ انڈر ایج کی وہاں پہ کمپلین کرتے ہیں کہ چونکہ عمر بھی کم تھی اور اس کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے ایلیجڈلی، تو وہ آتے ہیں اپنی کمپلینز رجسٹر کرنے کے لیے۔ صحیح۔ اچھا، جو دوسرا فریق ہوتا ہے جس پہ یہ الزام ہوتا ہے، وہ ایز اے لیگل ٹول اپنے پاس اپنی پروٹیکشن میں جو لے کر آتے ہیں، وہ ایک نکاح کا ڈاکیومنٹ بنا لیتے ہیں، ساتھ میں ایک کنورژن کا سرٹیفکیٹ ایشو، وہاں پہ ایک چھوٹا سا مدارس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو وہ ایشو کر رہے ہیں، وہ لے آتے ہیں، اور ساتھ میں میجسٹریسی کے سامنے ان کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے جس میں ان بچیوں کی وہ ولنگلی کہتی ہیں کہ ہم کانسنٹ کے ساتھ، کنورژن بھی ہماری ہوئی ہے اور کانسنٹ کے ساتھ ہم نے شادی بھی کی ہے۔ اب اس پورے کانٹیسٹ میں جو کمپلیننٹ تھے، جو لوگ ہمیں بتا رہے تھے وہاں پہ کہ ایک ایسا انوائرمنٹ اس آرگنائزڈ گروپس نے سکھر اور گوٹکی میں کیا ہوا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ خوف کا عالم ہے، اور اس خوف کے عالم میں ہم اپنے بچوں کو، جو وہاں پہ بچیاں پروٹیکشن کے لیے چلی جاتی ہیں، اس کو ایکسس نہیں کر سکتے۔ ایک یہ ایشو تھا۔ دوسرا ایشو یہ تھا کہ وہ انڈر ایج کا جو میکینزم ہے اس کو کوسچن کرتے تھے کہ یہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے، بچی کم عمر کی ہوتی ہے، زیادہ سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ لیکن ولنگلی کنورژن پہ ہندو کمیونٹی میں بھی کسی نے اعتراض نہیں اٹھایا، نہ ان کو یہ اعتراض تھا کہ کوئی شخص
ना हमारी कमेटी में किसी ने ये कहा है, ना हमारी माइनॉरिटी के किसी ने दोस्त ने कहा है कि अगर कोई स्पिरिचुअल चॉइसेस करना चाहता है, वो फर्द या वो शख्स या वो बंदा या वो बंदी, वो अपनी उस चॉइसेस में आज़ाद है, उस पर कोई कतलन नहीं है। लेकिन अगर जबर का पहलू आता है तो वो अब सबके लिए काबिले तशवीश है। हमने वहाँ पे ये बात रखी कि जिस रिलीजन को हम फॉलो कर रहे हैं उसका जो बड़ा मोटो या स्लोगन जो है वो इस तरह के वाक़यात नहीं होने नहीं, वहाँ पे एक्सप्लिसिट कुरानिक वर्स है, ला इकराह फिद्दीन, बिल्कुल सही, कि दीन में कोई जबर नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से आएंगे तो हम अपने मेहमानों के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो हिंदू बच्चियों की कन्वर्जन, मज़हब की तब्दीली का ताल्लुक़ है, और उसके बारे में कहा जाता है कि जबरी ये किया जाता है। अमरनाथ मोटूमल साहब, जो सेनेट की कमेटी का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि इतना शायद जबर का ताल्लुक़ नहीं है, बहुत सी बच्चियां जो हैं अपनी मर्जी से भी मजहब तब्दील करती हैं क्योंकि मुआशी मुश्किलात से वो दूर रहना चाहती हैं, या जो घर के उनके मुआशी मसले हैं उनकी वजह से वो मजहब तब्दील करती हैं। सर, आपके ख्याल में ये बात किस हद तक सही है? हम इस बात से कभी भी एग्री नहीं करेंगे कि महज इसी वजह से कन्वर्शन हो रही है। ये कन्वर्शन जबरी है, और बाकायदे 6-6 महीने 8-8 महीने उस लड़के का पता नहीं चलता। अगर हम किसी भी बड़े ऑफिसर गवर्नमेंट के इदारे की तरफ भी जाते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलती। क्वेश्चन ये है कि सिर्फ 18, 19 और 20 साल की लड़कियां कन्वर्ट क्यों की जाती हैं? किसी बूढ़ी को कहिए ना, किसी और को आगे बढ़ाइए अगर मर्जी शामिल है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ एक कैलकुलेटेड सजेशन है कि गुर्बत की वजह से या रिश्ते न होने की वजह से ये कन्वर्शन हो रही है। नहीं, वर्गला के घरों से निकाला जाता है मासूम लड़कियों को, और फिर उनको ऐसी जगह पे जाके पाबंद किया जाता है जहाँ से उनका कोई पता नहीं चलता। हकीकत ये है कि अगर हम दौड़ धूप करके उस लड़की का पता भी चलाते हैं और पुलिस को देते भी हैं, और पुलिस रिकवर करके लड़के और लड़की को थाने पे लाके बिठाते हैं, पूरे 24 घंटे वहाँ वेट कराकर कन्वर्शन का सर्टिफिकेट सामने दिया जाता है। 24 घंटे उसको डिले करने की ज़रूरत क्या है? उसी वक्त क्यों नहीं पर्चा काटा जाता? कन्वर्शन सर्टिफिकेट की फ़ीस क्या लेते हैं? ये एक किस्म का सवाबदीदा काम समझकर उसको इनकरेज किया जाता है। हमारी शिकायत यही है कि लड़कियां मासूम होती हैं, वर्गला के निकाली जाती हैं। अगर वो इश्क और मोहब्बत में नहीं और किसी इस्लाम की मोहब्बत में आगे बढ़ के कन्वर्ट होना चाहती है तो ये शादी क्यों हो? बग़ैर शादी के बैठ के वो कन्वर्ट हो ना। तो हमारा तजुर्बा ये है कि माजी में एक केस मेरे को ऐसा भी मिला कराची में, जो लड़की कराची के सदर के होटल से उठाई गई। लड़की शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। लड़की उस वक्त भी प्रेग्नेंट थी, उसको कन्वर्ट किया गया। ये रिट पिटीशन पड़ी हुई थी कोर्ट में। उस कन्वर्शन, प्रेग्नेंट लड़की का, औरत का, अगर कोई 20-30 साल की है, 2 बच्चे भी हैं, उसका कन्वर्शन कैसे लीगलाइज किया जाता है? ऐसे केसेस में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो पिटीशन भी अभी दबी हुई है। तो हमारा ये कहना है कि बिल्कुल गलत है, किसी मोहब्बत और किसी मजबूरी की वजह से वो निकलती है। हमारा कहना ये है कि वर्गला के घरों से निकाली जाती है, हुजरों में जाकर उनको काबू किया जाता है। 4-4, 6-6 महीने घर वालों को पता नहीं होता, और अगर निकाल के किसी अथॉरिटी के तरफ जाते हैं तो सिंध के चीफ मिनिस्टर, साबिक, अभी का नहीं, साबिक चीफ मिनिस्टर के भाई के घर में बची थी। चीफ मिनिस्टर साहब हमको कहते हैं बहुत सी 4 महीने की दौड़ धूप के बाद निकाल के जब बताया गया कि मुलाकात हम आपसे करा रहे हैं,
لیکن اگر لڑکی خوشی سے آپ کے ساتھ چلے گی تو ہم آپ کو دے دیں گے، ورنہ ہم ذمہ نہیں لیتے۔ اب 4 مہینے سے جو لڑکی یرغمال میں ہو، حجرے میں ہو، اور آپ نے، میں ایک ہٹ کے اور بات کہوں گا، ایک کیس تبدیل ہوا تھا ادھر انٹیریئر سندھ کی طرف، رکن دیو پتہ نہیں کیا اس کا نام تھا، ڈاکٹر تھی۔ آپ عدالت کے ہاتھے کا احتیاط کرتے، وہاں جیسے کوئی پانی پت کی لڑائی ہو رہی تھی، 2 گاڑیاں بھر کے آ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کون ہے جو اس لڑکی کو یہاں سے لے گا۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ جبر نہیں ہے تو عدالتوں میں اس قسم کی کیوں ہمارے ساتھ ہراسمنٹ ہوتی ہے؟ پولیس کیوں 24 گھنٹے پولیس بٹھا کے ریکور کر کے ہم اگر دیتے ہیں، اور پھر ادھر بٹھا کے کنورشن کا سرٹیفکیٹ، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ سینیٹر صاحب، یہ بھی بہت بڑے ایشوز ہیں نا، کہ ایک طرف تو جیسے کہا کہ ورغلانہ، یا یہ بھی مطلب کہ ہمارے جیسے معاشرے میں کسی کو کہنا کہ آپ کنورٹ کریں گے تو بہتر زندگی ہوگی، ایک انوائرمنٹ بھی بن جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور جو ریاستی اداروں کی وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ مدد نہیں کرتے مائنورٹی اقلیتوں کی، یہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو بچیوں کا مزاج ہے وہ ان ایشوز کی وجہ سے بنتا ہے۔ میں ایک ایک کر کے آپ کو دیکھیں جی، یہ ایک سوشل ایشو ہے، اس کو ہم نے اکنالج کیا ہوا ہے، ریکگنائز کیا ہوا ہے۔ ہمارا صرف اور صرف جو فائنڈنگز تھی وہ یہ ہے کہ کوئی ریلیجس زیلٹس جو مذہب کے شوق میں ایک گیلونائز کرے، متحرک کرے لوگوں کو، اور لوگوں کو فورسفلی وہاں پہ کنورٹ کرے۔ انیشل امپریشن کمیٹی کا بھی یہ تھا، جو کہ درست نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کیا کوئی سوشل مسئلہ وہاں پہ نہیں ہے، ہم اس کو انڈر دا کارپیٹ ڈال رہے ہیں؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ جو نشاندہی مسائل کی ہم کر پائے ہیں ایز اے کمیٹی، ہم نے وہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کی ہے۔ ہم نے وہاں پہ سندھ حکومت سے درخواست کی کہ ہم آپ کی کرٹیسزم کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم جانتے ہیں پوسٹ 18th امینڈمنٹ میں یہ پرائم رسپانسبلٹی آپ کی ہے، لیکن یہ جو ایڈمنسٹریٹو لیگزٹی ہے، اس کو ایڈمنسٹریٹو ایجلٹی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو تجاویز دے رہے ہیں، اور جو لیجسلیٹو کام ہے وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں۔ سر بتائیں کہ مطلب کہ پولیس کا جو رویہ ہے اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، جو ذکر کیا ہے اور بہت اچھا ہائی لائٹ کیا ہے۔ دیکھیں وہاں پر ہماری آبزرویشن بھی یہی آئی کہ جو ایٹیٹیوڈ تھا، خصوصی طور پہ سکھر اور گوٹکی کے حوالے سے 2 گروہ ہیں جن کا نام اکثر یہ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے امرناتھ صاحب نہ لینا چاہ رہے ہوں، ان کے متعلق میاں مٹھو صاحب ہیں اور سرندی صاحب ہیں، ان کا نام یہ بہت زیادہ کمیٹی میں بار بار آیا کیا۔ اب ہمارے پاس کوئی ایسا قانون نہیں موجود کہ اگر کوئی شخص کنورژن کرتا ہے ٹورڈز اسلام تو اس کو کرمنل افینس بنا کے اس کو دھر لیا جائے۔ تو اب میاں مٹھو صاحب کو کس الزام کے تحت بیہائنڈ دا پاس لے جائیں گے؟ لہٰذا رہ جاتا ہے کڈنیپنگ کی ایلیگیشن۔ کڈنیپنگ کی ایلیگیشن وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قوانین کے تحت جو کڈنیپی ہے وہ خود یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے اس کے ساتھ گیا یا گئی ہوں، تو آپ کیسے اس کو جیل کے اندر رکھیں گے؟ وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ بیفور دا میجسٹریٹ، بیفور دا ہائی کورٹ جج جب وہ دیتے ہیں اپنی 164، تو ٹول آف لاز ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ ان کو کنفائن کر سکے۔ ہم نے اس تمام مسئلے کو دیکھتے ہوئے جو ان کو سجیشنز دی ہیں وہ یہی دی ہیں کہ یہ جو انوائرمنٹ ہے جس میں یہ بچی اپنے گھر سے نکل کے مثال کے طور پہ میاں صاحب کے گھر چلی جاتی ہے یا مدرسے میں چلی جاتی ہے، کہیں اور چلی جاتی ہے، کیوں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈی پی او، ریاست انشور نہیں کرتا کہ یہ بچی اس کی پروٹیکشن میں آ جائے؟ وہاں پر اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے تو اس سے نہ ہم روک سکتے ہیں نہ وہ خاندان روک سکتا ہے، وہ ایکسرسائز کر لے اپنے اس چوائس کو، وہ کنورٹ ہونا چاہتی ہے نہیں ہونا چاہتی ہے، تو وہ اسٹیٹ کی پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں رہے گی۔ پر سر اس سے پہلے پھر اسٹیٹ کا بھی تو کچھ تھوڑا سا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے نا۔ اسٹیٹ کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوتا تو پارلیمنٹ سب سے سپریم باڈی ہے اسٹیٹ۔ بہت بہت شکریہ سر۔ اور اس میں پرائم منسٹر نے یہ کانسٹیٹیوٹ کیا۔ ایک چھوٹا بریک، بات کریں گے یورپ کے اندر جو سیکنڈ ویو ہے کرونا وائرس کی۔ اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे दुनिया भर में खसूसन यूरोप के अंदर जो कोरोना की दूसरी लहर जो है अब नज़र आ रही है और इसी हवाले से जो हंगामी इक़दामात हुकूमतें कर रही हैं। जो कुल तादाद है केसेस की दुनिया भर के अंदर वो 40 मिलियन की हद हद पार कर चुकी है। दूसरी तरफ कोरोना के अंदर जो की हलाकतें हैं यूरोप के अंदर वो 2,50,000 से ज़ायद हो गई हैं। और दूसरी लहर की बात हो रही है। बेल्जियम में सिर्फ एक हफ्ते के दौरान कोरोना मरीज़ों की जो हस्पताल जाने की शरह है उसके अंदर 100% इजाफा हुआ। इटली की हुकूमत ने एक दफ़े फिर सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया है और कहा जा रहा है कि रेस्टोरेंट्स और बाज़ार के जो औकात हैं उनको कम कर दिया गया है और घर से ही काम करने को इनकरेज किया जा रहा है। इटली में ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ओवरऑल यूरोप के अंदर इस वक्त क्या रुझान है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं आलिया सलाउद्दीन। ये रिपोर्टर है इंडिपेंडेंट उर्दू की और इटली में बेस्ड है। वेलकम टू द शो आलिया साहिबा। बताइएगा कि जी इटली में इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या नई पाबंदियां एक दफ़े फिर लगाई जा रही हैं? आरफा, इटली के अंदर तो इस वक्त लोग जो हैं वो डिफरेंट रीजन्स को देख रहे हैं। लोम्बार्डिया का जो इलाका है जो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह हिट हुआ था पिछली दफ़ा, जहां मैं रहती हूं, वहां अब नए कर्फ्यू लग गया है। रात के 11 बजे से लेके 5 बजे सुबह तक हम बाहर नहीं निकल सकते। वीकेंड्स के ऊपर शॉपिंग मॉल्स बंद होंगे और यहाँ जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि अभी तो 11 बजे की बात हो रही है, अगले हफ्ते शायद ये कम से कम ये 9 बजे हो जाएगा, फिर ये 8 बजे तक आ जाएगा और कुछ दिनों के अंदर एक लॉकडाउन जैसी सिचुएशन ही होगी। यहाँ लोग यही समझ रहे हैं। साउथ के अंदर जो इटली है वहां पे तो कंपानिया के इलाके के अंदर स्कूल भी बंद हो चुके हैं और वहां पे हॉस्पिटलाइजेशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मगर ये सिर्फ इटली की सूरत हाल नहीं है, फ्रांस के अंदर भी 11,000 लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर हैं और इटली के अंदर भी 8,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं। हम इस वक्त जो नंबर देख रहे हैं सेकेंड वेव का, वो कहने को तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा केसेस हैं कंपेयर टू द फर्स्ट वेव जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी थी। लेकिन ये जो केसेस हैं ये ज्यादा इसलिए भी नजर आ रहे हैं क्योंकि जो टेस्ट्स हैं, हमें ये याद रखना चाहिए, वो भी बहुत बढ़ गए हैं। जो पीक पे पहले इटली के अंदर 20,000 टेस्ट हो रहे थे तो अब 1.5 लाख टेस्ट होते हैं रोज कम से कम। लेकिन जो नंबर हमारे लिए जो बहुत आलिया, मैं यहाँ माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है, अखबारात में भी इस तरह की खबरें आती हैं कि इस नंबर्स बहुत ज़्यादा यूरोप में बढ़े हैं मगर गालिबन अमवात या हस्पतालों के ऊपर प्रेशर उस तरह से नहीं नज़र आ रहा जिस तरह से पहले वेव में था। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है और इसकी जो वजह है वो बिल्कुल आसान है समझने के लिए, क्योंकि शुरू के अंदर जब टेस्ट कम थे तो सिर्फ जो लोग बीमार पड़ रहे थे उनके टेस्ट हो रहे थे। लेकिन अब जो है ट्रेसिंग बहुत हो रही है, इसलिए जो टेस्ट हो रहे हैं तो वो एसिम्प्टोमेटिक केसेस के भी टेस्ट हो रहे हैं। जो एवरेज एज है पॉजिटिव केसेस की, इटली के अंदर ही की बात कर लें तो वो अब 50 से नीचे चली गई है। पहले वो 70s के अंदर होती थी क्योंकि इतने पता नहीं था कि कितने लोगों को बीमारी है उस वक्त। अब हमें पता है। जो हम नजर रख रहे हैं वो अमवात पे अगर हम देखें तो जब सबसे ज्यादा पीक था इस वक्त इटली के अंदर तो एक दिन के अंदर 700-800 अमवात हो रही थी। अब 80-90 कुछ इस तरह का नंबर है, तो ये बहुत ज्यादा फर्क है इसके अंदर। अच्छा अली, और इस अब बताइएगा कि क्या जो ये अब सेकेंड वेव है और पाबंदियों का आपने भी जिक्र किया, आपने फ्रांस का भी जिक्र किया, इटली का जिक्र किया, मगर क्या कोई खदशा है कि जिस तरह का लॉकडाउन पहले वेव में देखा गया था कि मुकम्मल इकोनॉमी को स्टैंड स्टिल पे कई हुकूमतें ले आई थी, क्या उस तरह का कोई खदशा है कि अब इतना सख्त लॉकडाउन करना पड़ेगा? आरफा, अगर हम अखबारों से चलें और लोगों की गुफ्तगू से चलें तो लगता है कि इसी का खदशा है, स्पेशली क्रिसमस का जब आएगा। लेकिन अगर हम देखें ये इस वक्त इतना बहुत परेशानी का माहौल है, लोग काफ़ी एंजाइटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं। तो अगर केसेस बढ़ भी रहे हैं तो लोग परेशान हैं क्योंकि उन्हें अगले दिन बच्चों को स्कूल भी भेजना है, लोग दफ्तर भी जा रहे हैं, लोग दुकानों में भी जा रहे हैं।
اور پہلے جو ہوا تھا یہ سب کچھ وائرس یہاں پہ، اور اس وقت جب یہاں اٹلی میں کہا جا رہا تھا آندرا توتو بینے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اب لوگوں کو لگ رہا ہے کہ شاید ایسا نہیں ہے، یہ اب لمبی چلنے والی بیماری ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہوگی۔ حکومت جو ہے وہ بھی لاک ڈاؤن کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی کیونکہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن کی الگ پریشانیاں تھیں، زندگی بھی چلانی ہے اور وائرس بھی پھیل رہا ہے، لیکن یہاں پہ واقعی میں یہ توقع ہے کہ لاک ڈاؤن ضرور ہوگا اراؤنڈ کرسمس۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آئرلینڈ کے اندر کل سے 6 ہفتے کا لاک ڈاؤن شروع ہو رہا ہے۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ عالیہ، آپ نے ہم سے گفتگو کی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔